हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 को पहले देखिए, उसके बाद से आप पार्ट नंबर 2 को देखेंगे तो इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर को हम लोग डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके स्टडी कर रहे हैं। DSSB TGT नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये बेसिक सा केमिस्ट्री का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसे हम एडिशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पार्ट नंबर 1 में जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं डिस्कस कर चुका हूं पार्ट नंबर 1 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप आप इसे कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट होता है किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस का जो सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जो इस एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस किया था। फेरस सल्फेट भी है जो हीट की प्रेजेंस में, ये जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसका ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हीट का प्रेजेंस में जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ब्रेक डाउन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। जो लेड नाइट्रेट है वो हीट की प्रेजेंस में लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ये तो सारी चीजें, ये जो भी स्टोरी है वो थर्मल डिकम्पोजिशन को लेकर के है। नेक्स्ट है आपका जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जब हम वाटर को जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, बेसिकली ये वाटर जो है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में इसका डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट को जो है आप ऐसे समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सा एनसीईआरटी से जो भी ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास जो है क्या होना चाहिए, प्लास्टिक ऑफ मग होना चाहिए। उसमें आपको जो है बेसिकली 2 होल करना है और इसमें 2 आपको जो है इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करवाना है। एक है आपका एनोड और सेकंड है आपका कैथोड। ये बेसिकली जो एनोड जो होता है ये जो इलेक्ट्रिकल के किस टर्मिनल से अटैच होगा, इस पॉइंट को आपको समझना है। एनोड बेसिकली जो होता है वो निगेटिव चार्ज को बियर करता है, और ये निगेटिव चार्ज को बियर करता है, इट मींस ये किस जो है आपका बैटरी के किस टर्मिनल से अटैच होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, क्योंकि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। कैथोड जो है ये बेसिकली निगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड जो है बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से ये अटैच होगा। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि आप क्या करोगे, अटैच करने के बाद से जो इस मग को जो है आप वाटर से फिल कर दोगे, और इस वाटर को फिल करने के बाद से इसमें जो है आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको में आपको जो है ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने से जो भी इसके वाटर हैं, वाटर में का बेसिकली क्या होगा कि डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने की वजह से आप जो है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को आप इस
एनोड एंड कैथोड पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि हमें जो है टाइप्स के तो गैस मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, एक हाइड्रोजन मिलता है और एक ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमें कहाँ पे ऑब्टेन होता है? ऑक्सीजन हमें जो है एनोड पे ऑब्टेन होता है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलता है और कैथोड पे हमें जो है हाइड्रोजन मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद से जब हमने जो है बेसिकली इस इलेक्ट्रोड को जो है इसको बैटरी से अटैच करने के बाद से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो ये बेसिकली जो बबल्स देखने को मिलेगा किस पे? एनोड पे। जो एनोड पे जो बबल होगा वो बेसिकली ऑक्सीजन का होगा और कैथोड पे जो बबल होगा ये किसका होगा? ये हाइड्रोजन का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे जो है हाइड्रोजन मिलेगा। इसका रेशियो भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जनरली इसका रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन को आप जो है फोकस कीजिए। जब ये वाटर है, वाटर का जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो हमें जो है 2s2 दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हमें ऑब्टेन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होता है? 2:1 होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में, उसका रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है जिसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोटो मींस व्हाट? फोटो मींस लाइट, और लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैरी आउट होना। आप कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में बेसिकली इसका डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। जब हम सिल्वर क्लोराइड को जो है सन के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, बेसिकली सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर है, इसको सनलाइट में डिकम्पोजिशन होने के बाद से बेसिकली इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे कलर में हो जाता है, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हो चुका होता है सिल्वर में और Cl2 गैस में। और क्लोरीन गैस भी जो है इस पर्टिकुलर जो आपका डिकम्पोजिशन है सिल्वर क्लोराइड का, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर में और क्लोरीन में। उसमें जो है सिल्वर क्लोराइड का जो कलर व्हाइट कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का जो बेसिकली डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बेसिकली Ag में, सिल्वर में और ये आपका ब्रोमीन गैस में होता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर जो होता है वो लाइट येलो होता है, और इसका भी डिकम्पोजिशन होने के बाद से बेसिकली Ag जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेसिकली आपका जो है ये ग्रे कलर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ, और जो ये सिल्वर में जिसका कलर कैसा होगा? इसका कलर हमें ऑब्टेन होगा ग्रे, और ये ब्रोमीन गैस में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके जो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, ये सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शंस को यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में जो है किसका यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। अगर सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन में दे रखा है तो वो ऑप्शन क्या होगा कि आपका इनकरेक्ट होगा। इसी के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है ये जो आपका वन एटम है वो क्या करेगा? दूसरे एटम को जो है डिस्प्लेस करके जो है उसके जगह पे बेसिकली अटैच हो जाता है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका ए जो एटम है वो बेसिकली बी को रिप्लेस करके और सी के साथ ही अटैच हो जाएगा, और बी जो एज इट इज जो है इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट के रूप में जो है सिंगल ऑब्टेन हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो स्पीशीज इसको कर रही है, बेसिकली ये रिएक्टिविटी होती, इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है इस एटम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका फेरस है,
फेरस जब किसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फेरस सल्फेट का। बेसिकली ये जो फेरस है वो हाईली रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है बेसिकली कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह पे जाकर के अटैच हो जाता है। इस तरीके से जो हमें प्रोडक्ट के रूप में फेरस सल्फेट और कॉपर जो है एज इट इज सिंगल फॉर्म में जो है हमें ऑब्टेन होता है। तो आपके ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे और डिफरेंट एग्जांपल है, जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो बेसिकली जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जो है वहां पे अटैच हो जाता है सल्फर के साथ और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और देन कॉपर जो है आपको इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट के रूप में, सिंगल प्रोडक्ट के रूप में जो है ये ऑब्टेन हो जाता है। लेड जो है वो बेसिकली कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जो है क्लोरीन के साथ अटैच होकर के ये लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद से कॉपर यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि आपको ऑब्टेन हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों जो है यहाँ पे फेरस जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे जो है लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इसको हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो पोटेशियम होता है, देन आफ्टर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, और ये बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। उससे नीचे आप यहाँ पे कॉपर देख सकते हैं, यहाँ पे मरकरी देख सकते हैं, और यहाँ पे एजी जो है वो सिल्वर देख सकते हैं, और एयू जो है आप गोल्ड देख सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल के, और इसी के रिस्पेक्ट में आप इस सीरीज में अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपका फेरस की जो रिएक्टिविटी है वो किससे ज्यादा है, कॉपर से ज्यादा है, उसके बाद से जो है लेड से भी ज्यादा है, और यहाँ पे जिंक की जो रिएक्टिविटी जो है वो लेड से भी ज्यादा है, लेड से ज्यादा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जिंक जो है वो रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, इसलिए रिप्लेस कर रहा है क्योंकि जो है जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, और लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि लेड की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, और ये जिंक की जो रिएक्टिविटी जो है वो आपका जो है लेड से, फेरस से और कॉपर से, तीनों से क्या है कि वो ज्यादा है। तो जो रिएक्टिविटी किसी भी मेटल की ज्यादा होगी वो क्या करेगी कि लेस रिएक्टिव मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगी। तो यही आपका लॉजिक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्टली एग्जाम्स में इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक टाइप है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यहाँ पे दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स हैं इसका क्या होगा कि एक्सचेंज होगा, एज ए रिजल्ट जो है आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आइए समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ये आपका जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बेसिकली ब्रेक डाउन होता है टू Na पॉजिटिव एंड सल्फेट डबल निगेटिव। बेरियम क्लोराइड जो है वो Ba डबल पॉजिटिव एंड क्लोरीन जो है ये आपका Cl माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2Cl माइनस। यहाँ पे जो है 2Na और 2Cl कंबाइन होता है, इट मींस यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा। आयन का एक्सचेंज होने की वजह से 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है बेरियम जो है वो किसके साथ, सल्फेट के साथ कंबाइन होकर के बेरियम सल्फेट बना रहा होता है, बेरियम सल्फेट बना रहा होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एज ए प्रोडक्ट हमें जो है बेरियम सल्फेट ऑब्टेन होता है, और यहाँ पे जो है हमें 2NaCl सोडियम क्लोराइड जो है हमें ऑब्टेन होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसको लेकर के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर के। सिंपली आपको यही याद रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयन का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम आसानी से तीन टर्म्स में समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पॉइंट को मैं आसानी से यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब कभी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब कभी भी हम बात करते हैं तो आपके ब्रेन में जो 3 पॉइंट्स स्ट्राइक करना चाहिए ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखना है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है
रिडक्शन रिएक्शन में भी 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, और ये जो है आपका रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, ऑक्सीडेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन होगा, किसका एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, किसका रिमूवल होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जो है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स रिडक्शन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। जब कोई भी जो सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन को गेन करता है, इट मींस आप ये कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर नेक्स्ट सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इट मींस वो सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। आई होप आपको जो है ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कौन सी सब्सटेंस को किस केस में हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और किस केस में जो है किसी भी सब्सटेंस के लिए हम कहते हैं कि सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, इट मींस उसमें रिडक्शन शो हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर जो है किसके साथ, इसमें देखिए आप अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रहा है, इट मींस आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जो एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमें कॉपर ऑब्टेन हो रहा है और वाटर ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, इट मींस यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो है रिमूवल भी हो रहा है। आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल ऑक्सीजन के रिमूवल होने से ये जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ अटैच होकर के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस ये जो भी कंडीशन है रिडक्शन रिएक्शन के उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपका एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। रेडॉक्स एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस को हम आसानी से एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन होता है। इसको आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से बेसिकली ऑक्सीजन का क्या हो रहा है कि रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। इट मींस जिंक ऑक्साइड का इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इट मींस यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस पूरे केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इट मींस ये एग्जांपल है किस रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शंस का। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ एवरीडे लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन मींस क्या होता है, ये कोई पर्टिकुलर कोई मेटल है, जब हम इस मेटल को लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो बेसिकली ये जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही इस मेटल का बेसिकली कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, या मेटल जो है कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। इट मींस इस मेटल का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। इट मींस एक इस पे लेयर जम जाती है एयर की, और जिसके थ्रू जो है मेटल जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोरोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ये आपका जो है कोई आयरन आर्टिकल है, कोई लोहे की वस्तु है, ये क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा और एटमॉस्फेयर में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर में कांटेक्ट आते ही बेसिकली इस आयरन आर्टिकल का जो है वो उसमें रस्टिंग की प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। इसमें से कोई भी अगर एक एब्सेंट है तो आप जो है रस्टिंग की प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये जो आयरन का जो रस्ट जो होता है, आयरन का जो रस्ट है, इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3 बेसिकली इस केस में जो है आयरन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर में बेसिकली आपका H2O प्रेजेंट होता है और ये फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कोरोजन का ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर।
सिल्वर मेटल पे किसकी कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, और ये ब्लैक कोटिंग जो होती है किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, Ag2S की होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे जो है ग्रीन कोटिंग ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, ये भी आपका कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। कॉपर मेटल जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर में बेसिकली वाटर प्रेजेंट होता है, कॉपर जो इस ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करके जो है ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन करता है। ये ग्रीन कोटिंग जो होता है CuOH का होल ट्वाइस इनटू CuCO3 होता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रीन कोटिंग जो होता है कॉपर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है। कोरोजन जो है वो डैमेज को कॉज करता है, कार बॉडीज को के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, आयरन रेलिंग्स, शिप्स को, और वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो किससे मिलकर के बना हो, मेटल्स से मिलकर के बना हो। बेसिकली कोरोजन की प्रोसेस होगी और उसके थ्रू जो आपका मेटल जो होगा उसका डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्षय होने से आप कह सकते हैं कि जो उस आर्टिकल जो मेटल से मिलकर के बना हो वो बर्बाद हो जाएगा। इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटल के ऊपर आप जो है पेंट कर सकते हो। पेंट होने से जो है इसका कनेक्शन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होगा, जिससे जो है कोरोजन से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हो कि आप ग्रीस की कोटिंग कर दो, ग्रीस की कोटिंग कर दो मेटल के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके एग्जाम से पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है, आयरन आर्टिकल है उस पे आप जिंक की कोटिंग कर दो, आयरन आर्टिकल पे लोहे से बनी वस्तु पे जो आपकी जिंक की जो कोटिंग होती है उसी को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आप यूज करते हो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मेटल की कोटिंग करते हैं, मेटल की कोटिंग करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेटल लाइक क्रोमियम यूज किया जाता है, एल्युमिनियम यूज किया जा सकता है, Au भी यूज किया जाता है। Au मींस व्हाट, Au मींस एरम, एरम बेसिकली लैटिन नेम होता है किसका, गोल्ड का, गोल्ड का। तो ये आपके डिफरेंट मेटल भी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में उसकी जो है परत जो है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे मेटल जो है कोरोजन से वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैट्स है एंड ऑयल्स है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से वो रैंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बासी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल भी चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स, टू इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का नाम आप याद रख सकते हैं, BHA। BHA स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशॉल and BHT stands for butylated hydroxy toluene। ये टू इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम फूड मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो है यूज कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर्स भी क्या करता है कि आपके फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को, उसकी जो रेट है उसको स्लो डाउन करता है। इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हम और भी यूज करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली चिप्स के पैकेट में जो एयर भरी जो होती है वो कौन सी एयर होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट होते हैं। बेसिकली हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, जो भी पॉइंट्स मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया आप लोगों के साथ एंड पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। तो आइए एक पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली जो केमिकल इक्वेशंस है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर लेफ्ट वाला पार्ट जो उसे हम बेसिकली जो है, जैसे कि आपका H2NO2 है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है रिएक्टेंट कहलाता है और ये वाला पार्ट जो है प्रोडक्ट कहलाता है। और इसको हम फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन जो है किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, और आपका वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइन है, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कौन सा लॉ कहता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोजियर ने दिया था और इस लॉ के द्वारा जो होता है मास जो होता है वो रिएक्टेंट का किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसके जो भी एटम्स होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। और आपका इक्वेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है टू और मोर सबस्टांस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है उसका क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है, हीट के प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर जो है ये सनलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसका क्या हो सकता है कि डिकम्पोजिशन हो सकता है। और ये डिकम्पोजिशन होकर एक सिंगल रिएक्टेंट जो है मोर देन 2 प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। एक ऐसा रिएक्शंस जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 38 एटीपी जो है वो रिलीज होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें जो है बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इट मींस इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें जो है बेसिकली इस प्रोसेस में जो एनर्जी जो है वो सनलाइट से मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हो, ये कोई ए एलिमेंट है और ये कोई बी और सी एलिमेंट है। ये ए एलिमेंट जो है वो क्या करता है कि बी को रिप्लेस करके जो है सी के साथ अटैच हो जाता है। इट मींस ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो और बी बेसिकली जो एज ए प्रोडक्ट के रूप में जो है फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो भी आयंस का क्या होता है कि एक्सचेंज देखने को मिल रहा होता है। काफी डिटेल में सारे पॉइंट्स को मैंने चैप्टर के दौरान ही जो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, केवल मैं यहाँ पे केवल आपको एक ओवरव्यू या फिर रिकॉल करवा रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो है इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स।